खबर आपको दे दे। पंजाब संकट पर आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल की बात जुबां पर आ गई। आज तक से बातचीत में अमरिंदर ने सिद्धू से लेकर पार्टी तक पर बयान तो कठोर दिए, लेकिन लफ्जों में बंद कर। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। पंजाब में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन का माहौल है और लोग ये पूछ रहे हैं कि दरअसल पंजाब में कैप्टन कौन है, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि पावर सेंटर दो बन रहे हैं। आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिस। इससे पहले 4 साल रहे सुनील जाखड़ जी और उनका और मेरा कोई डिफरेंस नहीं था। एवरीवन न्यू ही वाज द पार्टी प्रेसिडेंट थे और मैं चीफ मिनिस्टर था। अब क्यों ये बात क्यों आने लग गई? आनी नहीं चाहिए ये बात। वी आर ऑल वर्किंग एज वन टीम। सर ये आप बिल्कुल आपने सही बात कही और आप खुद मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब के। 3 बार आप प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन ऐसे तस्वीरें कभी नहीं देखी कि एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष विधायकों की परेड करा रहा है, बस में ले जा रहा है और जो इनविटेशन दिया जाता है उस पर 58 विधायकों के साइन की जाती है। इसका क्या मतलब निकलता है? मैसेज क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले जब मैं बना तब अकाली गवर्नमेंट या कोई ऑपोजिशन की गवर्नमेंट थी। मैं तो ऑपोजिशन में रहा हूँ प्रेसिडेंट 3 बार। सो दैट इज नथिंग के ऐसी कोई बात हमारी गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि दे वर ऑपोजिशन। पर अब तो हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, गवर्नमेंट भी उनकी और पार्टी उनकी। वी हैव टू वर्क टुगेदर। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं आगे के इलेक्शन में। कैप्टन साहब, आपकी पंजाब में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं खुद पिछले 20 साल से लगातार पंजाब कर रहा हूं। अगर आप मुख्यमंत्री ना रहें तब भी आपकी रिस्पेक्ट किसी भी एंगल से कम नहीं होती, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपके साथ बैठते हैं और जब आप स्पीच देते हैं आप उनका 4 बार नाम लेते हैं, वो 10 बार सिर्फ अपना नाम लेते हैं और आपके बारे में चर्चा नहीं करते। आपके साथ बैठे लोगों के पैर छूते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। आप ये सारी बातें जरूरत है पूछने की? क्या जरूरत है? अच्छा सर, अब ये बताइए सर, अब आगे रोड मैप क्या रहेगा पंजाब पॉलिटिक्स में? किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, वी विल ऑल वर्क टुगेदर। देखिए, टुडे पोजीशन इज गुड and we have to consolidate this position. लड़ाई के पहले भी 4-5 कितने महीने रह गए? 6-7 महीने रह गए। So I think by December we'll be under in the code of conduct will be applicable. तो अब से हम शुरू करेंगे। पार्टी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम और कुछ है। वी हैव टू सी व्हाट द पीपल वांट। उनको उनकी जो डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स हैं वगैरह उसको हम डील कर रहे हैं। ऑल आवर गवर्नमेंट इज डूइंग दिस एंड उनका काम होएगा टू पुश द पार्टी फॉरवर्ड इन द पॉलिटिकल फील्ड। 18 पॉइंट्स की भी बात हो रही है, आपके पास भी आई है पॉइंट प्रोग्राम। तो आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। 18 पॉइंट प्रोग्राम जो मेरे खरगे कमेटी ने दी थी, उसके बाद मेरी मिस्टर खरगे और कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई। मैंने वो 18 पॉइंट्स का जो हमने प्रोग्रेस किया, जहां खत्म भी कई पॉइंट्स तो खत्म भी हो गए, हमने कर भी दिए, वो नहीं मालूम था उनको। सो वो बातें तो खत्म हो गई। अब जो 2-4 बातें रह गई वो हम कर देंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में ज्यादातर वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं और जो वादे रहे हैं उन पर फिलहाल काम चल रहा है, उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो एक टीम के रूप में मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, सुनाम आज तक। क्या देश में जाति पूछकर ही राजनीति हो सकती है? क्या जाति का आंकड़ा, उसी से सियासत की लाइन लेंथ तय की जाएगी? ये सवाल तेजी से शोर मचा रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर जनगणना को लेकर सियासी दल तीखे तेवरों के साथ तैनात हैं। एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन नीतीश और तेजस्वी जाति की राजनीति में साथ आ गए हैं। इन्हें सुनिए। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और सबके हित में। इन्हें सुनिए। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? इन्हें सुनिए। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है। जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है। तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इन्हें सुनिए। जनगणना में होना ही है, होना चाहिए और लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं। इन्हें भी सुनिए। जब तक देश के स्तर पे जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है।
पार्टियां अलग अलग, लेकिन एक मुद्दे पर सभी एक मत हैं, यानी जातिवार जनगणना के पक्ष में है। सभी का एक नजरिया है, देश में जाति के आधार पर मतगणना होनी चाहिए। अब सवाल है कि चाहते सब हैं, लेकिन फिर होता क्यों नहीं? दरअसल 9 दशक पहले जाति के हिसाब से जनगणना हुई थी। उसके बाद से आज तक ये शब्द सियासी नारों और वादों में ही झूलता रहा। जाति आधारित जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष एक मंच पर है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। बिहार विधानसभा में यही मुद्दा एक बार फिर गूंजा, और तो और तेजस्वी यादव जातिवार जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले। बड़ी बात यह है कि दोनों इस मुद्दे पर एक मंच पर खड़े हैं। भाई, आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं, वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले, समय लेकर के इस काम को कराया जाए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहां से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि मालूम हो जाए, और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में 2019 और 2020 में पारित हो चुका है। बीते 3 दशक से ये मामला लटका और अटका हुआ है। मांग यही है कि ओबीसी जातियों की संख्या देश में कितनी है, दूसरे वर्गों की तुलना में ओबीसी जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरे वर्गों की तुलना में ओबीसी जातियों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, ओबीसी जातियों के अंदर किसे कितना फायदा मिल चुका है। जनगणना में जाति जाति की नीति के बाद जैसे समूचा सियासी सीन अचानक से बदल गया। संसद में जब सरकार ने साफ कर दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सिवाय कोई जातीय जनगणना नहीं होगी, यानी जनगणना का आधार आर्थिक और सामाजिक होगा। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनगणना में गणना का आधार जाति नहीं होगी। एक लाइन में समझें तो 10 सालों के लिए जातिवार जनगणना का मामला फिर लटक गया। ये तब है जब बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री इसी मांग को दोहरा रहे हैं। कास्ट बेस इसलिए जनगणना होनी चाहिए क्योंकि समाज में कास्ट वर्तमान समय में मौजूद हैं। तो जब जातियां मौजूद हैं, जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोचते आगे आने वाले दिनों में वो सभी पार्टियों का निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा। लंबे अरसे से मांग यही है कि पिछड़ी जाति की संख्या का पता लगाए बिना भागीदारी की नीति कैसे सुनिश्चित होगी। यह विषय गंभीर विचार मांगता भी है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को न केवल पॉलिटिशियंस से बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के नेताओं से और विद्वानों से भी बातचीत करना चाहिए। ये सभी चर्चाओं के बाद ही इस पर एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। सब जाति के लिए हम लोगों ने कहा प्रोसीडिंग है कि सबका गिनती कर लीजिए, इससे सहूलियत होगा सरकार को बजट बनाने में। आर्थिक कर लीजिए, सामाजिक कर लीजिए,
शैक्षणिक कर लीजिए। एक कमंडल के खिलाफ मंडल का लड़ाई है। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। वैसे राष्ट्रीय जनगणना महामारी की वजह से शुरू नहीं हुई है, अगले साल प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में पार्टियों की मांग है कि केंद्र सरकार अपना स्टैंड बदले। ठीक है, एक बात हो सकती है कि जातीय जनगणना राज्य की ओर से कराई जाए, लेकिन मुकम्मल निदान किसी एक राज्य में जातीय जनगणना करने से नहीं हो पाएगा। जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना न हो, जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से पहले लोकसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर ओबीसी समेत हर जाति की जातिवार जनगणना का समर्थन किया था। 2018 में मोदी सरकार ने भी 2021 में जातिवार जनगणना का वादा किया था। मनमोहन सरकार ने तो लोकसभा में सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मौजूदा सरकार ने यू टर्न लिया है। तो क्या केंद्र में सरकार कोई भी रही हो, जाति आधारित जनगणना पर बातें तो खूब करती है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेना चाहता। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा भी होगी। तो क्या बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मानसून की दूसरी बारिश ने देश भर में कोहराम मचा रखा है, लेकिन पूर्वी भारत खासतौर पर बादलों के निशाने पर दिखाई दे रहा है। बंगाल, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य सैलाब की जबरदस्त चपेट में हैं। रांची में तो ऐसी बारिश हुई कि सब कुछ डूब सा गया। देखिए शहर शहर सैलाब का कहर। मॉनसून धुआंधार, पूरब में तगड़ी मार। मंदिर डूबा, बस्तियां डूबी, डरा रही है धार। झारखंड में कारों का स्विमिंग पूल। बंगाल, ओडिशा और झारखंड, पूर्वी भारत के इन तीन राज्यों में मॉनसून की दूसरी पारी कहर बनकर टूटी है। तीनों राज्यों के हालात एक जैसे ही हैं। कई दिनों से बारिश की डोर नहीं टूटी, लेकिन झारखंड में बीते 48 घंटों में बादलों के तेवर इतने सख्त हो गए कि हालात एकदम से काबू के बाहर होने लगे। रांची हो या रायगढ़ या लातेहार, पानी हर जगह तबाही मचा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची का हाल देखिए। सड़कों पर भरे पानी में कारें डूबी हैं। आपने भले ही मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में ये हालात देखे हों, लेकिन रांची जैसा मंजर आज तक नहीं देखा होगा। पहली नजर में आप पहचान नहीं पाएंगे कि पानी के बीच टापू की शक्ल में दिख रही ये चीजें दरअसल कारों की छतें हैं। गिनती कीजिए, कम से कम 1 दर्जन कारें पानी में खिलौनों की तरह डूब रही हैं और उतरा रही हैं। ये बीच शहर के एक रिहायशी कॉलोनी का पार्किंग एरिया है। रात में लोग चलाकर इन गाड़ियों को यहाँ तक लाए थे। अब बोट पर बैठकर इन कारों को बाहर खींचना पड़ेगा। छत तक पानी में डूबी हुई गाड़ियां अब किस काम आ पाएंगी, इसका भी ठिकाना नहीं। रांची के ग्रामीण इलाकों में भी सैलाब की यही तस्वीर दिख रही है। कभी किनारे से बहने वाली नदी की धार अब मंदिर के अंदर से होकर बह रही है, वो भी पूरे वेग के साथ। मंदिर का आधा हिस्सा डूब गया है। अंदेशा है कि पानी कहीं मंदिर को बहा न ले जाए। रामगढ़ से होकर बहने वाली भैरवी नदी की गरज सुनिए, पानी की रफ्तार देखिए। नदी के किनारे ऊंचाई पर बना ये मशहूर राजरप्पा सिद्धपीठ है। मंदिर के दूर से बहने वाला पानी अब सीढ़ियां धोते हुए भगवान राजप्पा का अभिषेक कर रहा है। सैलाब ने पुजारियों और मंदिर के बाकी स्टाफ समेत आसपास के दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया है। आसपास बनी फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दर्जनों दुकानों में पानी घास फूस की छत तक पहुंच गया है। पानी के जोर में कई दुकानें बह चुकी हैं, लेकिन पानी अभी भी सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता ही जा रहा है। नजदीक की बस्तियों को भी पानी ने नहीं बख्शा। घर, दुकान सब पानी के आगे नतमस्तक है। तबाही के इस दौर में लोग जितना सामान बचा पाए वो निकालकर
सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में मानसून का पहला दौर भी जबरदस्त था। दूसरे दौर ने राजधानी कोलकाता को भी नहीं छोड़ा। कोलकाता, हुगली, आसनसोल, दुर्गापुर जैसे शहरों में बारिश थम नहीं रही। नतीजतन शहर के शहर समंदर में तब्दील हो रहे हैं। झारखंड से आगे बढ़ें तो बंगाल की सूरत में भी रत्ती भर का फर्क नहीं है, बल्कि कई जगहों पर तो हालात और भयानक है। आसनसोल का हाल देखिए। पानी से लबालब जिस जगह पर लोग जान जोखिम में डालकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं, वो दरअसल एक पुल है। नीचे बहने वाली गौरी नदी पुल के ऊपर आ चुकी है और रेलिंग के बीच से घुसता पानी झरने की शक्ल ले रहा है। पानी का जोर बहुत ज्यादा है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पानी के दबाव से यह पुल कभी भी ढह सकता है, लेकिन लोग खतरे से बेपरवाह हैं। नदी के किनारे घनी बस्ती बसी है। बस्ती के दूसरी ओर लोग पैदल चलकर नदी पार कर लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ समंदर उछाल मार रहा है। दूर दूर तक मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। पानी अंदर घुस आया तो लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण ले ली। जिसके पास ये विकल्प नहीं था वो लबालब सड़कों पर ही उतर आए। रोड पे, सड़क पे इस वक्त बारिश का पानी जो है, सैलाब का पानी यहाँ आ गया है और ये वाला जो सैलाब है इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक है। नदी किनारे के तमाम लोग अपने अपने घर बार छोड़ करके सामान जान बचा करके बाहर सब लोग रामायण स्कूल हुआ, मदरसा दीनिया हुआ, लाइब्रेरी हुआ, जो हम उनको वहाँ पर लोग जो है बने रह रहे हैं। तो हालात ये है कि बने लोग बहुत बुरी तरह से इस वक्त सैलाब के जद में है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में करीब एक हफ्ते से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर की गली मोहल्लों में इतना पानी जमा हो गया कि बारिश रुकने के बाद भी हर तरफ तालाब का मंजर नजर आ रहा है। मकानों के भीतर भी पानी घुस चुका है। लोग परेशान हैं कि बारिश थमी है, लेकिन मुसीबत क्यों नहीं थमती। पानी कब से है यहाँ पे? पानी कल रात से है। कल रात से बारिश के बाद? बारिश के बाद। तो आपके घर में भी घुसा था क्या पानी? नहीं, यहाँ तक आता है पानी। मेरा ये बाइक है, मेरा स्कूटर पूरा डूब गया था यहाँ तक। अच्छा। बगल वाला जो है उनका पूरा घर डूब जाता है। डूब जाता है। तो जब पानी यहाँ पे जब तक निकलेगा नहीं यहाँ से तो कैसे काम करोगे आप लोग? नहीं निकलते हैं। आप लोग घर से नहीं निकलते? नहीं निकलते, कोई निकलते हैं, बाजार भी नहीं जाते हैं। यहाँ तक पानी आता है पूरा। ये पानी ये जो कमर तक उठता है, यदि थोड़ा ज्यादा पानी भर जाने से वो सोच लीजिए इतना दूर तक आ जाता है। यदि यहाँ पर इतना आता है तो हम लोग थोड़ा आगे कलकत्ता एकेडमी स्कूल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो कोई भी किसी प्रकार का लोग जा नहीं पाते। प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा लेडीज लोग को होता है, जो जाने में लोग को तकलीफ होता है। बाकी जो लड़का लोग जैसे तैसे चला जाते हैं। बाढ़ के हालात में कोलकाता से सटे हुगली में इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। स्टेशन से निकलती हजारों की भीड़ की असल वजह भी जल भराव है। कोलकाता जाने वाले रेल ट्रैक में पानी के डूब जाने के कारण कई ट्रेनें बीच में ही रोकनी पड़ी, लिहाजा यात्री ट्रेन छोड़कर बाहर सड़कों पर निकल पड़े। हुगली के ग्रामीण इलाकों में और बुरा हाल है। खेत, खलिहान, नदी, तालाब सब एक हो गए हैं। न सड़कें बची, न पगडंडियां। कच्चे मकान पानी में बहते दिख रहे हैं और बेबस लोग कहीं भी सिर छिपाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हुगली से भोलानाथ और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में भी बीते पूरे हफ्ते बादलों ने डेरा जमा कर रखा। दिल्ली में अमूमन बारिश कम ही होती है, लेकिन जितनी होती है उतने में ही हाहाकार मच जाता है। 3 दिनों से लगातार बारिश और जलभराव के बाद आज आईआईटी के नजदीक सड़क धंस गई। टूटी सड़क के नीचे से सीवर लाइन की धार बहती दिखाई दी। मौके का जायजा लिया है आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है। सीवर की ये पाइपलाइन है और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का। और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है।
इसके अलावा यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है और हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा पीडब्ल्यूडी और सिविल डिफेंस के जवान तैनात है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है। जो रास्ता एम्स की तरफ से आ रहा है उसे रोक कर आगे जाने दिया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अधचीनी से रास्ता आ रहा है, यानी कि आईआईटी की तरफ से जो रास्ता आ रहा है, जहाँ पर आप बैरिकेड लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 100 मीटर की दूरी पर ही इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। किसी को भी इस धसी हुई सड़क के नजदीक आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर न सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है बल्कि लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि वो इसके नजदीक ना आए। तस्वीर यहाँ पर आप देखें तो किस तरीके से जेसीबी अभी भी जद्दोजहद में जुटी हुई है। मैदानी इलाकों की बात पहाड़ों की, जहां डबल आफत आई हुई है। सड़कों पर चलना मौत को दावत देना है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नालों में उफान है। हिमाचल में सिरमौर की खौफनाक तस्वीरें ज़हन से अभी उतरी भी नहीं थी कि चंबा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ गई। इन तस्वीरों को देख कौन ना सहम जाए। इन्हें देख किनके होश फाफ्ता ना हो जाए। पहाड़ों को दरकता देख किसकी धड़कनें ना बढ़ जाए। मॉनसून की बारिश पहाड़ों पर ऐसी तबाही ला रही है कि जिंदगी कांप जाए। जहां तहां पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानों की बरसात हो रही है, सड़कें तहस नहस हो रही हैं। किन्नौर की खौफनाक तस्वीर अभी जहन से उतरी भी नहीं और चंबा में दिल दहलाने वाली तस्वीर दिख गई। चंबा के तिस्सा में देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। नीचे गांव में घरों की छत पर खड़े लोगों में आते पत्थरों को देख खलबली मच गई। लोगों में चीख पुकार मच गई। कुछ पहाड़ों का रौद्र रूप देख पत्थर बन गए तो कुछ जान बचाने के लिए भागने लगे। वो शुक्र है कि पहाड़ों से गिरता पत्थर ऊपर ही थम गया, वरना क्या होता ये सोचकर ही हलक सूख जाती है। चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।